नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है वैम्पायर। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। अजीबो गरीब रहस्यों से भरी इस दुनिया में जिंदगी के भी कई रूप हैं। एक तो वे जिंदगियां जो शरीर के सहारे जिंदा रहती हैं, पर कई जिंदगियां बगैर शरीर के भी जिंदा रहती हैं। इनको आम भाषा में हम अति मानवीय या भूत प्रेत कहते हैं। लेकिन कुछ जिंदगी इसलिए नहीं खत्म होती क्योंकि उनके शरीर खत्म नहीं होते। वे मनुष्यों का खून पीकर सैकड़ों हजारों साल तक भी जिंदा रह सकती हैं। इसी तरह की जिंदगी जीते हैं वैम्पायर, यानी मनुष्यों का खून पीने वाले वे प्राणी जो ना तो जिंदा हैं और ना ही मुर्दा। हम वैम्पायर जिसका खून चख लेते हैं उसे भी वैम्पायर बना देते हैं। और अब हम तुझे भी बना देंगे मानव के लहू पर जिंदा रहने वाला वैम्पायर ध्रुव। एटॉमिक रिसर्च सेंटर राजनगर की खूबसूरत इमारतों में से एक। रात को हालांकि यहाँ पर काम करने वाले काफ़ी कम होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर काम कभी बंद नहीं होता, चाहे वो काम अच्छा हो या बुरा। अरे वो 7वीं मंजिल से कूद गया, लेकिन मैं इसको भागने नहीं दे सकता। छनाक, वरना मेरा रहस्य खुल जाएगा। हवा में एक कातिलाना हाथ घूमा, साए, और फायर एस्केप की तरफ बढ़ रहा भागने वाला शरीर तड़क कड़ी सड़क की तरफ बढ़ने लगा। कातिल मुस्कुराता हुआ वापस पलट गया। उसका काम हो गया था। अब नीचे जाकर ये पक्का करना होगा कि वो बचा या नहीं। लेकिन अगर वो पल भर और रुककर आगे का दृश्य देख पाता तो वो उतना खुश नहीं होता, क्योंकि ये दृश्य अनदेखा नहीं गया था। ये वक्त ध्रुव की गश्त का समय था। ओह, उस आदमी के सिर पर किसी कड़ी चीज से वार किया गया है। उस चोट से तो शायद ये बच गया हो, लेकिन सड़क पर गिरकर कभी नहीं बचेगा। मुझे इसे सड़क पर गिरने से रोकना होगा। ध्रुव का हाथ एक्सीलेटर पर पूरा घूम गया। ध्रुव की स्पेशल मोटरसाइकिल का पिकअप भी स्पेशल था। 2 सेकंड में ही स्पीडोमीटर की सुई 90 को छू गई और स्पीड ब्रेकर से उछलकर जब ध्रुव के मोटरसाइकिल ने वापस सड़क को छुआ, तब मोटरसाइकिल पर 2 सवार थे। धड़ाक। ओह, इसके सिर पर जिस चीज से भी वार किया गया है उसने इसकी खोपड़ी को बुरी तरह से तोड़ डाला है। कौन हो तुम? तुम पर हमला किसने किया? बताओ। जासूस, परमाणु यंत्र, बचा लो। अरे ये तो मर गया। जासूस, परमाणु यंत्र और फिर बचा लो, आखिर इसका मतलब क्या था? ये एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बिल्डिंग से कूदा था। कातिल भी इसी इमारत के अंदर ही होगा, क्योंकि उसे भागने का मौका अभी तक नहीं मिला है। 7वें मंजिल की एक खिड़की टूटी हुई है, यानी ये 7वें मंजिल से निचली छत पर कूदा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं कातिल को पहचानूंगा कैसे? रुको, वरना गोली मार दूंगा। तुम अंदर कैसे? अरे ध्रुव साहब, आप सुनो गार्ड, जब तक मैं ना कहूं तब तक किसी को भी इस इमारत से बाहर जाने मत देना। ठीक है सर, आप कहते हैं तो मैं ऐसा ही करूंगा। आंधी तूफान की तरफ उड़ता ध्रुव सीधा 7वीं मंजिल पर टूटी खिड़की वाले कमरे पर जाकर रुका। लेकिन अरे ये कमरा तो खाली है, यानी कातिल भाग चुका है। और हो सकता है कि वो मेरे सामने ही निकला हो और मैं उसे पहचान नहीं। अरे ये नीचे क्या हो रहा है? नहीं, आप नहीं बाहर जा सकते। हट मेरे रास्ते से। धड़। ओह, कातिल भागने की जल्दी में अपना पता खुद ही बता रहा है, और ये उसकी आखिरी गलती साबित होगी। धड़ाक। तुम मुझ पर वार क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया है? तुमको बाहर जाने की इतनी जल्दी क्यों थी? वो तुम। हाँ, मैं देखने जा रहा था कि डॉक्टर भाभा को कितनी चोट लगी है, और चौकीदार मुझे रोक रहा था। तो तुम ये भी जानते हो कि कोई खिड़की से नीचे गिरा है और वो डॉक्टर भाभा है। इस हादसे को सिर्फ 2 ही लोगों ने होते देखा है, मैंने और कातिल ने। और ये बात जानकर तुमने साबित कर दिया है कि वो कातिल तुम ही हो मिस्टर जासूस। जासूस,
यानी तू जरूरत से ज़्यादा जान गया है लड़के, इसलिए तुझे भी मैं वही अंजाम दूंगा जो मैंने भाभा को दिया है, मौत का अंजाम। तड़क। आह! इसकी फुर्ती तो आश्चर्यजनक है और किक भी बहुत तेज है। अरे, इसकी खोपड़ी तो स्टील की है और इस पर विग लगा है। धड़। आश्चर्यचकित मत हो लड़के, हम लोगों के दिमाग से दर्द करने वाला हिस्सा ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है और स्टील कैप फिट कर दी जाती है, इसलिए हम लोगों को दर्द का एहसास ही नहीं होता। ये सच कह रहा है। मेरे इस बार से तो चीख उठना चाहिए था इसको, लेकिन इसका इस लोगों से क्या मतलब है? लेकिन इसका हम लोगों से क्या मतलब है? धम। क्या यहाँ पर इसके अलावा और जासूस? भड़ाम। मैं अब तेरी खोपड़ी का भी भाभा की खोपड़ी सा कचुम्बर निकाल दूंगा। ओह, ये मुझ पर बूमरैंग से वार कर रहा है। ये एक ऐसा हथियार है जो वार करने के बाद अपने मालिक के हाथों में वापस पहुंच जाता है और इसका एक ही वार परलोक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। साएं। लेकिन अब मैं इसकी दिशा जरा सी बदल सकूं तो ये हाथ के बजाय जासूस के पैर तक पहुंच जाएगा और मेरा काम ये बूमरैंग खुद ही कर देगा। खट। अब बता कि तू किस देश का जासूस है और तूने डॉक्टर भाभा का कत्ल क्यों किया? तो भूल गया लड़के कि मुझे दर्द का एहसास नहीं होता। अब तक गार्ड होश में आ चुका था। अरे, ये तो ध्रुव साहब पर कोई हमला कर रहा है। मुझे ध्रुव साहब की मदद करनी चाहिए। अब की बात तू मेरे बूमरैंग के वार से अपनी खोपड़ी नहीं बचा सकता। ध्रुव बूमरैंग के वार से कलाबाजी खाकर बच गया और बूमरैंग वापस अपने मालिक की तरफ बढ़ने लगा। ठीक इसी पल गार्ड की उंगली भी बंदूक की लिबलिबी पर दब गई। धाएं। गोली से बचने के लिए वो जासूस हवा में उछला और पलटकर वापस आते बूमरैंग ने एक भीषण वार में उसकी खोपड़ी उड़ा दी। दर्द का एहसास हो पाने से पहले ही धड़ाक, वो जासूस मर चुका था और उसके साथ ही सारे जवाब भी। और फिर इस आदमी का नाम नवाजी था। ध्रुव और अभी कुछ ही महीने पहले ही हमारे यहाँ आया था रिसर्च स्कॉलर के रूप में। हमको इस पर रत्ती भर भी शक नहीं था कि ये रिसर्च की आड़ में जासूसी कर रहा है। उसकी तलाशी में ये कागज बरामद हुआ है। इस पर तो कोड वर्ड में कुछ लिखा है। हाँ, शायद ये इसी मैसेज को ट्रांसमीटर के जरिए कहीं भेज रहा था और इसी वक्त डॉक्टर भाभा ने इसको देख लिया होगा। समझ गया। पर ये किस चीज़ की जासूसी कर रहा था? ये टॉप सीक्रेट है, लेकिन तुमको ये बताने में कोई हर्ज नहीं है। हम अब से आधे घंटे बाद एक भूमिगत परमाणु परीक्षण करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य इस परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करना है, लेकिन लगता है कि दुश्मन देश के जासूसों को इसकी भनक लग गई है, इसलिए वे हमारे परमाणु यंत्र के पीछे पड़े हैं, क्योंकि इस परमाणु यंत्र की मदद से परमाणु बम बनाने की क्षमता भी हासिल की जा सकती है। अगर हमारे दुश्मनों ने परमाणु बम बना लिया तो हमारे देश की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। ऐसा नहीं होगा सर, मैं देश की सुरक्षा तक पहुंचने वाले दुश्मन हाथों को तोड़ कर रख दूंगा। ये परीक्षण कहाँ पर हो रहा है? यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर राजस्थान के पोखरन जिले में। पोखरन में? ये शब्द सुनते ही ध्रुव के दिमाग में 3 दिन पहले की घटनाएं घूमने लगी। रजनी, जल्दी से मेरे कपड़े पैक कर दो, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। बाहर? अब कहाँ जाना है? पोखरन? ये कहाँ पर है? राजस्थान में हमारी सीमा से सटा हुआ एक छोटा सा शहर है। वहाँ पर दुश्मन देश के जासूसों की गतिविधियाँ बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए वहाँ का चार्ज लेने जाना इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए वहाँ का चार्ज लेने भेजा जा रहा है। आप तो एक बार पहले भी राजस्थान जा चुके हैं, इसलिए तो मुझे ही वहाँ पर भेजा जा रहा है, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। क्या संयोग है पापा, देखो ना, आपको भी राजस्थान जाना है और मुझे भी। तुझे तुझे किस लिए जाना है? देखो भैया, तुम बीच में मत बोलो, इस बात से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। फिर भी पता तो चले कि एकाएक आपको राजस्थान में कौन सा काम निकल आया है। हाँ श्वेता, बता,
क्या काम है तुझको? वो पी सीरीज वाले हैं ना, जो गानों की कैसेट बनाते हैं, उन लोगों ने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। कैसा कैसा कॉन्ट्रैक्ट? वो राजस्थान के लोक गीतों की एक नई कैसेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। गानों की कैसेट बनाएगी तू? तू सारे गामा तू सारे गामा पूरा आता भी या नहीं? तुम ये राक्षस की तरह हंसना और बीच में टांग अड़ाना बंद करो। मैं पापा से बात कर रही हूं ना। तुझे राजस्थान के लोकगीतों की क्या समझ है श्वेता? है ना पापा, आजकल फिल्मों में राजस्थानी गाने बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। वो खलनायक फिल्म का सुपरहिट गाना है ना, चोली। ठीक है, समझ गया। चल, तू भी अपने कपड़े रख ले। ये लड़की घूमने का मौका कभी हाथ से नहीं जाने देती, चाहे उसके लिए सफ़ेद झूठ बोलना पड़े। क्या बनाया है पापा को, लेकिन पापा भी हमसे कुछ छिपा रहे हैं। मामला गड़बड़ लगता है, चंडिका वाली ड्रेस भी पैक करनी पड़ेगी। ये तो ध्रुव भी समझ गया था कि आईजी राजन कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन अब उसको स्थिति की भयावहता का एहसास हो रहा था। क्या सोचने लगे ध्रुव? कुछ नहीं सर, वो जासूस बार बार हम लोग बोल रहा था, यानी इसके साथ और भी जासूस होंगे और ये उनको ही मैसेज भेज रहा होगा। मुझे तुरंत ही पोखरण पहुंचना होगा और उसके लिए मुझे आपकी स्पेशल परमिशन चाहिए। उसी वक्त पोखरण में परमाणु परीक्षण स्थल से थोड़ी ही दूर पर। बाबा खान, हमारे पास परमाणु यंत्र की डिजाइन के सारे डिटेल आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले नवाजी का मैसेज आया था कि परमाणु परीक्षण आधे घंटे बाद होगा। हमको उससे पहले ही यहाँ से निकल लेना चाहिए। बाबा खान सिर्फ मिलिट्री चीफ से हुक्म लेता है, कोई और उसे अगर बिना मांगे सलाह भी देता है तो वो जुबान फिर कभी नहीं बोलती। माफी बाबा खान। दुश्मन को शिकस्त देने के लिए दोहरी मार मारनी चाहिए। उनका राज हासिल करके हम एक मार तो मार चुके हैं, दूसरी मार होगी उनकी परमाणु परीक्षण की योजना को ही ध्वस्त कर देना, और ये काम हमको करना बाकी है। हमको इनका परमाणु यंत्र खराब कर देना है ताकि धमाका हो ही ना सके। लेकिन बाबा खान, परमाणु यंत्र तो जमीन के 1 किलोमीटर नीचे रखा है, क्योंकि ये एक भूमिगत परमाणु परीक्षण है। हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? जिस वक्त तुम लोग परमाणु यंत्र की डिजाइन हासिल कर रहे थे, उस वक्त मैं परमाणु यंत्र तक पहुंचने का रास्ता बना रहा था। कैसे बाबा खान? वो किला देख रहे हो ना, वो पोखरण का शाही किला है और उस किले से इस गुफा तक 1 किलोमीटर लंबी एक गुप्त सुरंग बनी हुई है। मुझे एक दिन संयोग से इस सुरंग का पता चला था। वैसे तो ये सुरंग राजा ने हमले के वक्त भागने के लिए बनवाई थी, लेकिन मैंने इसका एक दूसरा इस्तेमाल किया है। मैंने इस सुरंग के बीच में से एक सुरंग और खोदी है जो सीधे उस परमाणु यंत्र तक जाती है। अब हम आराम से परमाणु यंत्र को बेकार। गुफा के ऊपर कोई है। गुफा के ऊपर वो किला कैसा है रौनक सिंह? वो पहले तो पोखरण का शाही किला था श्वेता बिटिया, लेकिन अब तो खंडहर है। उसके पास तो कोई दिन में भी नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि इस किले के अंदर से अजीब अजीब आवाजें और रोशनियां आती हैं। लोग कहते हैं कि इस किले के अंदर भूत नाचते हैं। ओ भूत! यहाँ पर भूत है? चलो रौनक सिंह, वरना मैं तो यहीं पर बेहोश हो जाऊंगी। किले के अंदर से आवाजें, रोशनियां और भूतों की कहानियां, जासूसों के छिपने की जगह के सारे लक्षण एक साथ मौजूद हैं। रुको बिटिया, डरो मत। मुझे ये बात पापा को बतानी चाहिए, लेकिन पापा श्वेता की बचकानी बात का कभी यकीन नहीं करेंगे, इसलिए उनको ये सोचना देगी चंडिका। श्वेता को परमाणु परीक्षण की कोई जानकारी नहीं थी तब भी, जबकि इस परमाणु स्थल की सिक्योरिटी का गुप्त चार्ज आईजी राजन को दिया गया था। वैसे ये पूरा परीक्षण सेना के अंडर में हो रहा था। चारों तरफ कड़ी सुरक्षा का घेरा है सर। दुश्मन देश के जासूस तो क्या, उधर की चिड़िया भी इधर पर नहीं मार सकती। गुड।
परीक्षण में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, उसके बाद आप तुरंत राजनगर वापस जा सकते हैं। लेकिन इन 5 मिनटों में बहुत कुछ हो जाना था। नई बनी सुरंग में काम हो चुका है, अब जल्दी से यहाँ से निकल लो। जल्दी किस बात की है? अब वे लाख बटन दबाते रहें, विस्फोट होगा ही नहीं। मैं तीसरी जमात फेल ही सही, लेकिन डिजाइनें देखकर खराबी पैदा करने में मैं माहिर हूँ। उल्टी गिनती चालू थी, 9, 8, 7 और मासूम एवं डरपोक श्वेता प्रलयंकारी चंडिका का रूप धारण कर रही थी। क्यों ना पापा को कुछ बताने से पहले मैं खुद जासूसों का पता लगा लूं। हाँ, यही ठीक रहेगा। गिनती खत्म हो रही थी। 4, 3, 2, 1, 0। उंगली बटन पर थी और विस्फोट हो गया। लेकिन ये आमतौर पर होने वाले परमाणु विस्फोटों की तरह नहीं था। बाबा खान की यंत्र के साथ की गई छेड़खानी ने विस्फोट का रूप ही बदल दिया था। सुरंग के रास्ते विस्फोट की लहर गुफा तक भी आ गई थी। ये क्या बाबा खान, विस्फोट तो हो गया। अब मैंने तो पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैं तीसरी जमात फेल हूँ। हो सकता है कि कुछ भूल चूक हो गई हो। इस अजीबोगरीब विस्फोट से गुफा को तो रत्ती भर का भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गुफा के अंदर रेडियो एक्टिविटी फैल गई थी और हवा में हो गया एक रहस्यमय छेद साफ नजर आ रहा था। इस छेद के पार क्या था ये कोई नहीं जानता था। सुरंग के ही रास्ते विस्फोट की दूसरी लहर किले तक जा पहुंची थी, लेकिन यहाँ पर उसे सुनने वाला कौन था? कोई भी नहीं। विस्फोट में हुए बदलाव को कंट्रोल सेंटर में भी महसूस किया गया था। कुछ गड़बड़ हो गई है जनरल सर। कैसी गड़बड़ ये तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन ये विस्फोट कुछ दूसरी तरह का था। क्या परमाणु यंत्र के साथ कुछ छेड़खानी हुई है? इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी किसी ने हमारे सीक्रेट पता लगा लिए हैं। मेजर, उस जासूस का पता चलने तक पूरे इलाके को सील कर दो। ना तो कोई बगैर इजाज़त इस इलाके के अंदर आएगा और ना ही बाहर जाएगा। सारे फ़ोन भी काट दो, यानी इस इलाके का बाहरी दुनिया से संपर्क काट दिया जाए। तुम बिल्कुल ठीक समझे मैनेजर। बाबा खान बहुत खुश था। काम हो गया है चीफ। वेरी गुड खान। अब तुम जल्दी से जल्दी वापस अपने देश आ जाओ, लेकिन आने से पहले अपने रहने की जगह पर से सारे सबूत मिटा कर ही आना। ये मेरा हुक्म है। जो आज्ञा चीफ, आपके हुक्म का पालन होगा। ओवर। चलो साथियों, गुफा से अपने रहने के सारे सबूत नष्ट कर आए। चंडिका इस पूरे घटनाक्रम से अनजान थी। रात का अंधेरा पूरी तरह से घिर चुका है। अब जरा किले के पास से छानबीन की जाए और भूत प्रेतों से मुलाकात की जाए। लेकिन तभी अरे, उन पत्थरों के बीच से हल्की हल्की रोशनी कैसे बाहर आ रही है? ओह, ये तो एक गुफा है, लेकिन इसके अंदर से रोशनी कैसे बाहर आ रही है? पास जाकर देखना चाहिए। ये रोशनी रेडियो एक्टिविटी की रोशनी थी और इसमें जाना मौत को दावत देने के बराबर था। लेकिन ये बात चंडिका को नहीं पता थी। गुफा की तरफ कोई और भी बढ़ रहा था। बाबा खान, गुफा की तरफ वो कौन जा रहा है? ये तो कोई लड़की लगती है। रुको जरा देखें कि ये आखिरकार क्या करना चाहती है। चंडिका गुफा में घुसी और अगले ही पल गुफा में एक दिल दहला देने वाली चीख निकली, या! और चंडिका का शरीर हवा में उड़ता हुआ गुफा से बाहर आ गिरा। जासूसों के सिर पर अगर असली बाल होते तो जरूर खड़े हो जाते। यार, रेडियो एक्टिविटी का असर तो बहुत खतरनाक होता है। अब हम गुफा में घुसकर अपना सामान कैसे निकालेंगे? घबराओ मत, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन फिलहाल तो यहाँ से निकल लो। चंडिका की चीख ने कई लोगों को घटनास्थल पर जमा कर लिया था, आईजी राजन को भी। क्या हुआ? एक अजीब सी लड़की है सर, मुझे तो जासूस लगती है। अरे, ये तो चंडिका है, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। ये कोई जासूस नहीं है। ओह, लेकिन मुझे तो इसका पहनावा जासूसों जैसा ही लगता है। सर आप? हाँ, हमारे परमाणु परीक्षण में कुछ गड़बड़ हो गई है। हमको जासूसी का शक है और अब तक हमको सिर्फ यही एक बाहरी आदमी, मेरा मतलब लड़की मिली है और आप इसको जानते हैं। आई एम सॉरी मिस्टर राजन मेहरा, लेकिन जब तक ये लड़की होश में आकर बयान ना दे दे तब तक आप ये इलाका छोड़कर नहीं जाएंगे।
इस लड़की को अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम करिए। राजन मेहरा पल भर में स्थिति समझ गए। चंडिका पर जासूस होने का और उन पर जासूस की मदद करने का आरोप लगाया जा रहा है। आईजी राजन शक के दायरे में आ चुके थे। ध्रुव भी पोखरण पहुंच चुका था। राजनगर के एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एक जासूस पाया गया, यानी ये षड्यंत्र काफी पहले से चल रहा था। हाँ सर, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी जासूसों के पकड़े जाने तक मैं किसी को भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैं भी यहाँ पर उन देश के दुश्मनों के पीछे आया हूँ सर, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी इजाज़त चाहिए, क्योंकि सारा इलाका सेना के अंडर में है और आप यहाँ पर सेना के सबसे बड़े अफसर हैं। वैसे तो हम अपने काम में दखल पसंद नहीं करते, लेकिन तुम्हारे लिए हम स्पेशल परमिशन देने को तैयार हैं। अस्पताल में इस लड़की की तबीयत कैसी है डॉक्टर? आश्चर्यजनक, ऐसा केस मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये लड़की कोमा में है, यानी गहरी बेहोशी की अवस्था में, लेकिन इसके शरीर में रेडियो सक्रियता है और इसकी पोशाक तथा मास्क इसके शरीर से खाल की तरह चिपक गए हैं। ये उस गुफा में घुसी थी, लेकिन उस गुफा में रेडियो सक्रियता कहाँ से आ गई थी? परमाणु परीक्षण तो उस गुफा से काफी दूर पर हुआ था। ये तो तभी पता चलेगा जब हम गुफा की रेडियो सक्रियता खत्म करके उसके अंदर घुस पाएंगे। शायद चंडिका की पोशाक उसी रेडियो सक्रियता के कारण इसके शरीर से चिपक गई है। ध्रुव, तुम यहाँ पर? हाँ पापा। और फिर ध्रुव आईजी राजन को पूरा घटनाक्रम सुनाता चला गया। ओह, अब सारी बातें समझ में आ रही है, लेकिन श्वेता कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है। वो शाम को ही शहर घूमने चली गई थी, अभी तक उसका कोई पता नहीं है। बाबा खान के लिए बुरी खबरों का अंबार लगता जा रहा था। बाबा खान, अभी रेडियो में खबर आई थी कि राजनगर के एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एक जासूस पकड़ा गया और मारा गया। ओह, ये जरूर नवाज ही होगा, लेकिन उसको पकड़ा किसने? किसी सुपर कमांडो ध्रुव ने। परमाणु परीक्षण में गड़बड़ तो जासूसों ने ही की है, लेकिन उनको पकड़ने की शुरुआत कहाँ से? एक मिनट, उस वीराने किले के खिड़की में से रोशनी छनकर बाहर कैसे आ रही है? यानी कोई किले के अंदर है। कहीं यही जासूसों का अड्डा तो नहीं है? इसकी जांच पड़ताल करनी ही पड़ेगी, लेकिन इस वक्त भी ध्रुव पर नजरें गड़ी हुई थी। ये कौन है बाबा खान? इसकी शक्ल देखी हुई सी लग रही है। अरे, ये तो वही लड़का है, सुपर कमांडो ध्रुव। इसकी फोटो मैं अखबारों में कई बार देख चुका हूँ, लेकिन ये तो राजनगर में रहता है। ये यहाँ पर क्यों आया है? शायद नवाजी ने मरने से पहले कुछ उगल दिया है। अब इसके हाथों को हमारे गर्दन तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। इसको जल्दी से जल्दी रास्ते से हटाना होगा। वो किले की तरफ जा रहा है। इदरी, सेखू, इसका पीछा करो और सन्नाटे में पहुंचते ही इसको खत्म कर दो। किले की तरफ बढ़ते ध्रुव के पैर के निशान को दो जोड़ी पैरों के नए निशान मिटाते जा रहे थे। उनका मकसद था पैरों के निशान की तरह ही ध्रुव की जिंदगी को भी मिटा देना। अपने पीछे आ रही मौत से अनजान ध्रुव तेजी से किले की तरफ बढ़ रहा था। ओह, किले और शहर के बीच में साफ पानी का एक नाला भी है। गहराई में होने के कारण दूर से ये नजर नहीं आता है। मुझे इस नाले को संभल कर पार करना होगा। यहाँ पर पानी में मगरमच्छों का मिलना आम बात है। पानी के अंदर पड़े पत्थरों पर पैर जमाता हुआ ध्रुव नाले की दूसरी तरफ बढ़ा और पल भर के लिए चट्टानों ने उसको जासूसों की नज़रों से छिपा लिया। उफ, मैं ये नाला जल्दी से जल्दी पार करना चाहता था और इस छोकरे ने गायब होकर मुझे यहीं पर अटका दिया। अब अगर किसी मगरमच्छ ने मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया है। किसने पकड़ा? अरे, छपाक! सुपर कमांडो ध्रुव, तुम समझते हो कि तुम मेरा पीछा करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? बोल, मेरा पीछा क्यों कर रहा था? कौन है तू? मैं तेरी मौत हूं लड़के। तड़ाक! ओह, ये तो कोई प्रशिक्षित अपराधी लग रहा है। इसकी फुर्ती जबरदस्त है। इंद्री ने ध्रुव को संभलने का मौका नहीं दिया। लोहे का दस्ताना बेरहमी से ध्रुव के शरीर से टकराने लगा। धाड़! ध्रुव ने पलट कर वार किया और आश्चर्यचकित रह गया।
स्टील की खोपड़ी पर विग, यानी तुम ही वो जासूस हो जिसकी मुझे तलाश है। अगर तू स्टील की खोपड़ी के बारे में जानता है तो ये भी जानता होगा कि हम लोगों को दर्द का एहसास नहीं होता है। धमाक। और हम लोग बंदूक कभी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वे बहुत शोर करती है। हम चुपचाप काम करने में यकीन रखते हैं और ये ब्लो पाइप तुझे बहुत शांत मौत देगा। ये सुइयां उगलता है और हर सुई की नोक पर लगा हुआ है पल भर में मौत देने वाला खतरनाक जहर पोटेशियम साइनाइड। ओह, इनमें से एक भी सुई की हल्की सी भी खरोच मुझे परलोक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। तुम कब तक बचोगे ध्रुव? पानी के अंदर भी घुस जाओगे तब भी मेरी जहरीली सुइयों से बच नहीं पाओगे। ये सही कह रहा है, बचने से कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल होगा पलटकर हमला करने से, और उस हमले में मेरा हथियार होगा इसकी पोशाक का फटा कपड़ा। ध्रुव का हाथ फुर्ती से सुइयों का रास्ता रोकता चला गया और धड़ाक। तुमको दर्द का एहसास तो नहीं होता, लेकिन जल्दी ये सुइयां तुम्हारे बदन में घुसकर तुमको मरने का एहसास जरूर दिला देगी। बोल, किस देश के जासूस हो तुम? लेकिन कुछ बताने के लिए खुले मुंह से एक दूसरी आवाज निकली, सेखू। आवाज सुनते ही सेखू घूमा और ध्रुव ने जासूसों की आश्चर्यजनक फुर्ती का एक नमूना और देखा। लंबी चेन के साथ लगी भारी कटार ध्रुव की गर्दन उड़ा देने के लिए लपकी। अब जासूसों को ध्रुव की फुर्ती का नमूना देखना था। खचाक! वो फुर्ती से घातक कटार के रास्ते से हट गया, लेकिन इधरी बच नहीं पाया। सेखू की आंखों में खून उतर आया। कटार बिना रुके एक बार फिर घूमी और ध्रुव एक बार फिर कटार से बचने के लिए हटा, लेकिन इस बार कटार का निशाना ध्रुव की गर्दन नहीं बल्कि चेन का निशाना ध्रुव का शरीर था। अब ध्रुव सेखू के बंधन में असहाय था और कटार लगी चेन का दूसरा सिरा उसका सिर धड़ से अलग कर देने के लिए हवा में उड़ने ही वाला था, लेकिन सेखू ने एक गलती कर दी। उसने चेन का दूसरा सिरा ध्रुव के हवाले कर दिया था। ध्रुव ने अपने बदन को एक तेज झटका दिया। सेखू लड़खड़ाकर आगे गिरा और चट्टान में बहकर अटके हुए कपड़े में धसी सारी सुइयां उसके बदन में जा धसी। थप! एक पल से पहले ही सेखू का खेल खत्म हो गया। ओह, दोनों जासूस एक दूसरे के हथियार से ही खत्म हो गए। ये शायद मुझे उस किले तक पहुंचने से रोकना चाहते थे, लेकिन अगर वो किला जासूसों का अड्डा है तो ऐसे खुलेआम उसमें घुसना खतरनाक हो सकता है। उस किले में कोई कुआं या बावड़ी जरूर होगी जिसमें इस नाले का पानी भूमिगत रास्ते से होकर पहुंचता होगा। मैं उस रास्ते से किले के अंदर चुपचाप पहुंच सकता हूं, और अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो ये रास्ता किले की तरफ ही जा रहा है। ध्रुव का ख्याल सही था, क्योंकि कुछ मिनटों बाद ध्रुव किले के अंदर था। एक भयानक सन्नाटा पूरे किले को घेरे हुए था। अंदर जमी धूल और बेशुमार जाले इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहाँ पर जमाने से कोई मानवीय कदम नहीं पड़े हैं। धूप अंधेरे में ध्रुव अंदाजे के सहारे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा जिसमें से उसने एक हल्की रोशनी बाहर आती देखी थी, और उसे रोशनी का स्रोत मिल गया। ध्रुव कुछ पलों तक भौचक्का सा खड़ा रहा। कमरे में कोई नहीं था और फिर एकाएक हमला शुरू हो गया। ध्रुव ने हमलावरों को दूर भगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमलावरों की तादाद बेशुमार थी। जल्द ही ध्रुव का बदन चमगादड़ों से ढका हुआ था। वो कुछ सोचता, इससे पहले एक आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। कदमों की आहट, कोई आ रहा है। वो आकृति किधर से कमरे में आई ये ध्रुव नहीं समझ पाया। ओह, तो मेरा शक ठीक निकला कि इस किले में कोई रहता है, और वो दुश्मन देश के जासूसों के अलावा और कोई नहीं हो सकता। इसलिए शायद तुम्हारे आदमी मुझे इस किले तक पहुंचने से पहले खत्म कर देना चाहते थे। चोले के अंदर से उबली हंसी किसी का भी खून पानी कर देने के लिए काफी थी। जासूस, मैं जासूसी कर दे तो तू आया है लड़के, क्योंकि इस किले में घुसने वाला पहला जिंदा आदमी तू है और आखिरी भी। मुझे अभी एक भीषण शैतानी ताकत का सामना करने की तैयारी करनी है जिसने अपना खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया है, और तुझे भी शायद उसी शैतानी ताकत ने भेजा है। अब मेरा एक इशारा पाते ही ये
ये लाहौरवीर चमगादड़ तेरा खून चूसना शुरू कर देंगे और यहाँ से चील कौवे खाएंगे तेरी लाशें। लवादे में से एक अजीब सी आवाज उभरी और ध्रुव के पूरे बदन में कई दांत गड़ने शुरू हो गए। चस चस। ये मजाक नहीं कर रहा है, ये चमगादड़ तो वाकई मेरा खून पीने की तैयारी में है। ये तादाद में इतने ज़्यादा हैं कि इनको हाथ से हटाना संभव नहीं है। उन्होंने मेरा खून पीना शुरू कर दिया है और जब तक मैं इनको हटाने का रास्ता सोच पाऊंगा तब तक ये मेरे बदन का पूरा खून, वाह मिल गया रास्ता। अपने पूरे शरीर में दौड़ रही पीड़ा की तेज लहरों को नजरअंदाज करते हुए ध्रुव ने मेज पर एक तेज ठोकर मारी और जलती खोपड़ी उसके शरीर पर आ गिरी। तड़ाक। मेरे बदन के कपड़े अब तक गीले हैं, वे मेरे शरीर को तो झुलसने से बचा लेंगे, लेकिन इन चमगादड़ों को कौन बचाएगा। आग की झुलसन का आभास होते ही चमगादड़ों ने ध्रुव के शरीर को छोड़ना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में ध्रुव आजाद हो गया। आश्चर्य है, तू मेरे रक्त पिपासु चमगादड़ों से बच गया। ऐसे मामूली खतरे ध्रुव का रास्ता नहीं रोक सकते। और अब मैं तुम्हारा चांद सा चेहरा देखना चाहूंगा जासूसों के सरदार। लेकिन चांद से चेहरे के बजाय ध्रुव को कई तारे दिख गए। तो इन चमगादड़ों को हरा कर समझता है कि तूने मुझ पर जीत हासिल कर ली। तड़ाक। लेकिन मेरे मानसिक वार तेरी सांस रुकने के बाद ही रुकेंगे। इन मानसिक फंदे में फंसने के बाद जिंदा शरीर लाश बनकर ही बाहर निकलता है। लड़के, ये मुझ पर मानसिक वार कर रहा है, लेकिन ये आश्चर्यजनक शक्तियां इसके पास कहाँ से आई। अक, मेरा दम घुट रहा है। इस शिकंजे से बचकर निकल पाना असंभव लग रहा है। क्या इसी किले में मेरे चीता का सामान? एक मिनट, यह मानसिक शिकंजा है, यानी दिमागी तरंगों से बना हुआ बंधन। अगर मैं इसका दिमाग बटा सकूं तो काम हो जाएगा। और ये काम करने के लिए एक मददगार यहाँ मौजूद है। म्याऊं म्याऊं। ध्रुव के गले से आवाज निकलते ही म्याऊं, बिल्ली अपने ही मालिक पर टूट पड़ी और मानसिक बंधन टूट गया। इस बार ध्रुव ने उस रहस्यमय आकृति को संभलने का मौका नहीं दिया। अब बता, कौन है तू? परमाणु यंत्र में खराबी तूने कैसे पैदा की थी? जवाब में उस आकृति का हाथ घूमा और जलती खोपड़ी में कुछ जा गिरा। एक गाढ़ा धुआं कमरे को तेजी से अपने आगोश में लेने लगा और साथ ही साथ ध्रुव का दिमाग भी अंधेरे में डूबने लगा। अब उस रहस्यमय आकृति और ध्रुव की जान के बीच में कोई रुकावट नहीं थी। अगले दिन का सूरज अपने साथ कई नई खबरें लेकर आया। परमाणु परीक्षण के कंट्रोल सेंटर में मेरा शक सही था। जनरल सर, परमाणु यंत्र के साथ छेड़खानी की गई है और छेड़खानी करने वाले को परमाणु यंत्र के डिजाइन का हर डिटेल मालूम था। यानी परमाणु यंत्र के डिजाइन जासूसों के हाथ लग चुके हैं। अब हमको नाकेबंदी और कड़ी करनी होगी ताकि वे डिजाइन देश के बाहर ना जा पाएं। उस गुफा में फैली रेडियो एक्टिविटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? परमाणु परीक्षण और उस गुफा का कोई गहरा संबंध है जनरल। हमको गुफा की रेडियो एक्टिविटी को दूर करने के लिए रोमानिया से मशहूर परमाणु विशेषज्ञ डॉक्टर सटन को बुलाया है। जब गुफा से रेडियो विकिरण दूर हो जाएंगे तब उसमें घुसकर असली बात का पता लग सकेगा। और अस्पताल में चंडिका कैसी है डॉक्टर? वैसे ही है, ना तो इसकी हालत में कोई सुधार है और ना ही बिगाड़। अभी रोमानिया से प्रसिद्ध परमाणु विशेषज्ञ डॉक्टर सटन को बुलाया है। वे चंडिका का चेकअप भी। डॉक्टर, कोई डॉक्टर सटन आपसे मिलना चाहते हैं। ओह डॉक्टर सटन, आप आ भी गए। वेलकम डॉक्टर सटन, हमारे देश में पहली बार आने पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपके महान देश में आने पर मुझे भी इस बात की खुशी है, पर मुझे इस बात का दुख भी है कि मुझे एक दुर्घटना के कारण यहाँ आना पड़ा। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं अपने पूरे साजो सामान के साथ यहाँ आया हूँ। अब मुझे बताइए कि समस्या क्या है और कहाँ पर है। बाबा खान भ्रम में पड़ा हुआ था। पता नहीं ध्रुव जिंदा है या मर गया। इदरी और शेखों की लाशों को तो हमने दफना दिया है, पर ध्रुव की लाश का कहीं पता नहीं चला। मेरे ख्याल से इदरी और शेखों ने ध्रुव का काम तमाम करके उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया होगा और बाद में आपस में झगड़ा हो जाने के कारण दोनों ने एक दूसरे का ही कत्ल कर दिया हो
हो सकता है, लेकिन मेरी चिंता का कारण कुछ और ही है। हमारी छिपने वाली गुफा पर कोई अंग्रेज डॉक्टर बड़ी बड़ी मशीनों के साथ आ धमका है। कहीं उसके हाथ हमारी पते वाली डायरी लग गई तो मुश्किल हो जाएगी। दिन भर डॉक्टर सटन के आदमी मशीनों की मदद से रेडियो एक्टिविटी साफ करने में व्यस्त थे। दिन भर चंडिका को होश नहीं आया और दिन भर ध्रुव का कोई पता नहीं चला। दिन भर की रोशनी शाम के अंधेरे में ढलने लगी। इस लड़की की हालत तो आश्चर्यजनक है। आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि रेडियो एक्टिविटी से कपड़े बिना झोल से शरीर से चिपक जाए। फिर भी मैं इलाज तो कर ही रहा हूँ। ये श्वेता कहाँ चली गई? कल से उसकी कोई खबर नहीं है और ध्रुव भी कल रात से लापता है। हे ईश्वर, मेरे बच्चों की रक्षा करना। रात धीरे धीरे और काली होने लगी, साथ ही पूरे माहौल में एक अजीब सी शैतानियत घिरने लगी। आज पेड़ों के उल्लू और घासों के झिंगुर तक शांत थे। कुछ भयानक होने वाला था और इस हादसे की शुरुआत करने जा रहा था। अस्पताल के बाहर खड़ा वो भयानक साया, ना जाने वो अस्पताल के अंदर से बाहर आया था या बाहर से अस्पताल के अंदर जाना चाहता था। फिर मूर्ति की तरह खड़े उस साये के शरीर में हरकत आई और उसके पैर उसको उस गुफा की तरफ ले जाने लगे, जिसके बाहर दिन भर के काम करने के बाद डॉक्टर सटन का एक आदमी मशीनों की शायद सफाई कर रहा था। अचानक उसको अपनी गर्दन में कुछ चुभता हुआ सा महसूस हुआ। खच! और फिर दर्द की एक तेज लहर ने उसके शरीर की हर कोशिका को हिलाकर रख दिया। खून को सर्द कर देने वाली एक चीख हवा को भी चीरती चली गई। वो साया तेजी से वापस पलटा और पल भर के लिए वो ठिठक गया। या! उसका रास्ता रोककर खड़ा हुआ था सुपर कमांडो ध्रुव। उस भयानक आकृति ने अपना रास्ता बदलने की कोई कोशिश नहीं की और ध्रुव को ऐसा लगा जैसे 100 की स्पीड पर दौड़ते ट्रक ने उसे टक्कर मारी है। उसका दिमाग हिल गया। धड़ाक! उसके संभलने से पहले ही वो साया ना जाने कहाँ गायब हो चुका था। अब ध्रुव कर्राते हुए डॉक्टर सटन के आदमी की तरफ पलटा और उसकी आंखें अविश्वास से फैलती चली गई। वो आदमी हर गुजरते पल के साथ इंसान से शैतान बन रहा था। बाखा! ध्रुव समझ नहीं पा रहा था कि ये सच है या किसी बुरे सपने का एक हिस्सा। गुफा पर नजर रखे बाबा खान और पेशावरी दहल उठे। ये क्या है बाबा खान? पता नहीं पेशावरी, लेकिन मेरा दिल मुझसे यहाँ से 100 की स्पीड पर भाग जाने को कह रहा है। मेरा दिल 150 की स्पीड बता रहा है। झाड़ियों में हो रही हलचल ने उस शैतान का ध्यान खींच लिया और उसके हाथ बिजली की गति से हरकत में आ गए। बाखा! बाबा खान बचाओ! बाबा खान के हाथ में खंजर आ गए और फिर खंजर हवा में उड़ने लगे। निशाना बाखा का सिर था और उसका निशाना बिल्कुल सही था। खच! सिर में कई खंजर जा धंसे, लेकिन बाखा के गले से हल्की सी गुर्राहट तक नहीं निकली। पेशावरी की गर्दन पर दो दांत आ गड़े और साथ ही साथ उसके चेहरे पर भी वहशियत के भाव उभरने लगे। चुस चुस! बाबा खान ने वहां से भागने का फैसला तुरंत कर दिया, लेकिन ध्रुव ने इस मुसीबत से टकराने का फैसला कर लिया था। धाड़! चाहे इस फैसले का अंजाम हो उसकी मौत। तड़ाक! एक ही वार से ध्रुव का पूरा शरीर झनझना गया और उसके संभल पाने से पहले ही पेशावरी के बदन से खून का एक एक कतरा चूस लिया गया था। लेकिन उसके मरे चेहरे पर भी लंबे हो गए दांत साफ नजर आ रहे थे और नजर आ रही थी स्टील की चमकती खोपड़ी। ये क्या? ये तो उन जासूसों की टोली का ही सदस्य है। यानी इन जासूसों की छिपने की जगह कहीं आसपास ही है। अब ये मेरा खून पीना चाहता है, लेकिन जो सिर में खंजर घुसने के बाद भी नहीं मरा, उसका मुकाबला मैं कैसे करूंगा? लेकिन ये आखिर है कौन और गुफा में मशीनों के साथ क्या कर रहा है? ध्रुव को डॉक्टर सटन के आने के बारे में पता नहीं था। बाबा की वसीयत, बाखा की वहशियत और खून की प्यास ने उसके अंदर एक जबरदस्त फुर्ती भर दी थी। बाखा!
और आखिरकार ध्रुव उसके चुंगल में आ ही गया। ताजे खून से भीगे दांत उसकी गर्दन की तरफ भी बढ़ने लगे। अपनी पूरी ताकत के इस्तेमाल के बावजूद भी ध्रुव उसके चुंगल से छूट नहीं पा रहा था। तभी बाखा की गर्दन से एक अजीबोगरीब रस्सी आ लिपटी और बाखा के खून पीने की इच्छा एकाएक समाप्त हो गई। अब वो पिंजरे में बंद कैदी की तरह छटपटा रहा था। ओह, तो ये तुम्हारा पालतू है, लेकिन अगर तुमको इसके हाथों से मेरी जान ही लेनी थी तो तुमने किले में मुझे जिंदा कैसे छोड़ दिया? शाम को जब मुझे होश आया तो मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन मैं तुम दोनों को ही यहाँ से जाने नहीं दूंगा। धाड़ नहीं ध्रुव, अगर ये इस बंधन से छूट गया तो। बंधन से छूटते ही बाखा बिजली की सी फुर्ती से अपने हमलावर की तरफ लपका और वो साया भी बाखा का इरादा समझ चुका था। बाखा वो फुर्ती से एक तरफ हटा और बाखा के हाथों से उस साया का लबादा आ गया। ध्रुव की आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई, क्योंकि उसके सामने कोई बदसूरत चुड़ैल नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की थी और बाखा उसको अपने चंगुल में कस चुका था। ध्रुव को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ये लड़की उसके कारण बाखा के चंगुल में फंसी थी, इसलिए उसको छुड़ाना ध्रुव का पहला फर्ज था। इसको खत्म कर दो ध्रुव, वरना ये सबके लिए आफत बन जाएगा। ये कोई राक्षस नहीं बल्कि इंसान है। मेरी आंखों के सामने एक रहस्यमय साया ने इसको राक्षस में तब्दील कर दिया है। वो साया जरूर वैम्पायर है जिसकी तलाश में मैं यहाँ आई हूँ। वैम्पायर, ये क्या होता है? वैम्पायर ऐसे प्राणी होते हैं जो मनुष्यों का खून पीकर युगों युगों तक जिंदा रहते हैं, और वे जिसका खून चख लेते हैं वो खुद भी वैम्पायर बन जाते हैं। जिस साया ने इस आदमी का खून चखा है वो एक वैम्पायर था, और इसका खून चख कर उसने इसे भी वैम्पायर बना दिया। अब ये जिसका खून चखेगा वो भी वैम्पायर बन जाएगा। ओह, इसने मेरे मानसिक बंधन को कच्चे धागे की तरह तोड़ डाला। इसको खत्म करने का रास्ता सोचो ध्रुव। लेकिन इसको तो सिर में धंसे खंजर तक खत्म नहीं कर पाए, मैं इसको कैसे रोकूंगा? डॉक्टर सटन गुफा की तरफ आ रहे थे। ये जोजो का बच्चा कहाँ मर गया? मशीनें साफ करने में इतना समय लगता है क्या? आज मैं इसकी ये क्या? जोजो को क्या हो गया? क्या हुआ है इसे? और तुम दोनों कौन हो? डॉक्टर सटन ध्रुव और उस लड़की को नहीं पहचानते थे, लेकिन जोजो के कपड़े के चित्रे उसकी पहचान बताने के लिए पर्याप्त थे। ध्रुव का ध्यान पल भर के लिए डॉक्टर सटन पर गया और वही उसके लिए महंगा पड़ गया। धड़ाक! जोजो और बाखा ने उसे जमीन के साथ चिपका दिया और खून पीने को बेताब दांत चमकने लगे। ओह, इस बार तो इसने मुझे कस कर दबोचा है, और उस लड़की के मानसिक वार इसको सिर्फ कुछ पलों के लिए ही ला पा रहे हैं। ये मेरा खून पीकर ही रहेगा और मैं इसको रोक नहीं। तभी ध्रुव की आंखें चमक उठी। वो गुफा रेडियो एक्टिविटी से भरी गुफा है। इसने चंडिका पर तो असर किया था, शायद इस पर भी गुफा की रेडियो एक्टिविटी का कुछ असर कर जाए। अगले ही पल ध्रुव चिल्लाया, इस पर और तेजी से मानसिक वार करो, जितना तेज वार कर सकती हो करो। उस रहस्यमय लड़की ने अपनी सारी मानसिक शक्ति को एकत्रित किया और बाखा की पकड़ ध्रुव पर जरा सी ढीली पड़ी और ध्रुव ने ये मौका नहीं खोया। साएं हवा में उड़ता हुआ बाखा का शरीर गुफा के अंदर जा गिरा। पल भर के बाद गुफा में से एक चीख उभरी, बाखा! बाखा की आखिरी चीख। डॉक्टर सटन आश्चर्यचकित से ये सारा दृश्य देख रहे थे। कौन हो तुम? यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और वो लड़की, अरे वो लड़की कहाँ गई? ओह, वो शायद वापस चली गई। शायद वो अपना रहस्य किसी को नहीं बताना चाहती होगी। जब तक मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी ना मिल जाए तब तक मैं भी उसके राज को राज ही रखूँगा। इस वक्त तो गुफा के अंदर जाकर जोजो की हालत देख पाना भी संभव नहीं है, पर तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं कि तुम कौन हो। पहले आप बताइए कि आप कौन हैं। मैं डॉक्टर सटन हूँ, परमाणु विशेषज्ञ। रोमानिया से गुफा में फैली रेडियो सक्रियता को दूर करने आया हूँ। अब बताओ कि तुम कौन हो? ध्रुव डॉक्टर सटन को किले वाला घटनाक्रम छोड़कर सारा किस्सा सुनाता चला गया।
क्या? वैम्पायर? आप वैम्पायरों के बारे में कैसे जानते हैं? आप वैम्पायरों के बारे में कैसे जानते हैं? मैं रोमानिया में पला बढ़ा ध्रुव, और संसार के उस हिस्से में वैम्पायर एक आम चीज है। ओह, तो शायद आप इनको खत्म करने का रास्ता भी जानते होंगे। नहीं, मैं कोई वैम्पायर विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन अभी हमारा पहला काम उस वैम्पायर को पकड़ना है जिसने जोजो को वैम्पायर बनाया था, वरना वो ना जाने कितने लोगों को वैम्पायर बना देगा। अभी तुम जिस घट जि, अभी तुम जिस घटना का जिक्र अभी तुम इस घटना का जिक्र किसी से मत करना ध्रुव। अगर ये बात वैम्पायर तक पहुंच गई तो वो सतर्क हो जाएगा और फिर उसको पकड़ना असंभव हो जाएगा। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कह रहे हैं। अब आप चलिए, मैं बाद में आता हूँ। ध्रुव के सामने कई नए रहस्य खड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी वो अपना मुख्य मकसद भूला नहीं था, और वो था जासूसों की तलाश। बाखा बने जोजो ने जिसका खून पिया है, ये जासूसों की टोली का ही एक सदस्य है। इसकी तलाशी लेने पर शायद ऐसी कोई चीज मिल जाए जिससे कि इसके अड्डे का पता चल सके। तभी किसी ने धीरे से ध्रुव के कंधे को छुआ। कौन? ओह, तुम। मेरा नाम लोरी है ध्रुव, लेकिन तुम हो कौन? किले में छुपकर क्यों रहती हो? और ये अद्भुत मानसिक शक्तियां तुमको कैसे मिली? मेरे परदादा यहाँ के राजा थे, और उनकी पटरानी थी एक अंग्रेज महिला। अंग्रेजों से हुई लड़ाई में मेरे परदादा हार गए और बंदी बना लिए गए, लेकिन परदादी को अंग्रेजों ने वापस इंग्लैंड भेज दिया। वे उस वक्त गर्भवती थी। मेरे दादा का जन्म इंग्लैंड में हुआ, फिर मेरे पापा का। एक दिन पापा ने बातों ही बातों में मुझे मेरे परदादा और किले के बारे में बताया। मेरी उत्सुकता जाग उठी और मैं टूरिस्ट के रूप में ये किला देखने चली आई। किले का दरवाजा बंद था, लेकिन मुझे पता था कि इस गुफा से एक गुप्त सुरंग किले तक जाती है। उसी रास्ते से मैं किले के अंदर आ गई। किले की छानबीन के दौरान परदादा जी की लाइब्रेरी में मुझे तंत्र मंत्र, अतिमानवीय वस्तुओं यानी भूत प्रेतों और मानसिक शक्तियों पर कई पौराणिक और दुर्लभ किताबें मिली। मैंने उसी समय फैसला कर लिया कि मैं यहीं पर रहकर इन शक्तियों को पाने का अभ्यास करूंगी। मैं किले में पिछले 2 सालों से बिना किसी बाधा के साधना करती रही, और उससे मेरे अंदर कई तरह की मानसिक शक्तियाँ विकसित हो गई। वाह, तुम तो अनोखी लड़की हो लोरी, लेकिन तुमको रोजमर्रा की जरूरत की चीजें कैसे मिलती है? मैं सुरंग के रास्ते से बाजार जाकर आम पर्यटकों की तरह खुद ही चीजें खरीद लाती हूँ, लेकिन पिछले 6 महीने से मुझे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं बहुत सारा सामान एक साथ खरीद लाई थी। अभी कल मेरी साधना ना जाने क्यों अपने आप भंग हो गई। मुझे एक शैतानी ताकत के आने का एहसास होने लगा, और उसके बाद तुम किले में घुसे ध्रुव, और मैं तुमको ही शैतान समझ बैठी। लेकिन जब तुम बेहोश थे तब मैंने तुम्हारे दिमाग को अपनी मानसिक शक्तियों से पढ़ा, और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया। लेकिन तुम मुझे बार बार जासूस क्यों कह रहे थे? ध्रुव ने लोरी को सारा वाक्य सुना दिया। अच्छा, यानी किले की गुप्त सुरंग के बीच में से नीचे जाती एक नई सुरंग इन जासूसों ने खोदी है। नई सुरंग? हाँ, और मुझे यकीन है कि वो सुरंग परमाणु यंत्र तक ही जाती होगी। खैर, वे जासूस बचकर कहाँ जाएंगे? इस वक्त तो हमारी चिंता उससे कई बड़ी है, असली वैम्पायर को ढूंढने की चिंता। लेकिन उसको ढूंढकर हम उसका क्या करेंगे? उसको मारा तो जा ही नहीं सकता। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। मैं वो रास्ता पता कर दूंगी। लेकिन वैम्पायर को पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर रहकर स्थिति पर नज़र नहीं रख सकती, इसलिए ये काम तुमको करना होगा। मगर वैम्पायर का पता चलने पर मैं तुमको बुलाऊंगा कैसे? तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचना, मैं खुद ब खुद जान जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ, वैम्पायर को खत्म करने का रास्ता तलाश करना है। अगले दिन भी मशीनें रेडियो सक्रियता दूर करने की कोशिशें करती रही, लेकिन जोजो की लाश का कहीं पता नहीं चला। चंडिका की स्थिति में भी कोई बदलाव नहीं आया, और बाबा खान को सबूत नष्ट करने का कोई मौका नहीं मिला। कहीं गुफा में रखी डिजाइनें और मेरे पते वाली डायरी इनके हाथ ना लग जाए। शाम फिर से गहराने लगी, और वैम्पायर का अब तक कोई पता नहीं था। वैम्पायर का अगर पता नहीं चला तो गजब हो जाएगा ध्रुव।
इस शहर पर कयामत टूट पड़ेगी। मैं अभी आता हूँ चीफ, बैठे बैठे बोर हो गया। जल्दी आना टिमोटो, कहीं वम्पायर तुमको ही ना पकड़ ले। डोंट वरी चीफ, मैं यूं गया और यूं आया। टिमोटी गया तो जरूर, लेकिन वापस आई उसकी चीख, यां। ओह, ये तो टिमोटी की आवाज़ है। दोनों आवाज़ की दिशा में भागे और आश्चर्य से जड़ हो गए। टिमोटी की गर्दन में दांत गड़ाए खड़ा था वम्पायर। वम्पायर का काम हो चुका था। वो वापस भागने के लिए पलटा, लेकिन इस बार ध्रुव ने उसको ना भागने की कसम खाई थी। वम्पायर ध्रुव की तरफ लपका और ध्रुव की टांग ने उसे रास्ते में ही रोक लिया। धड़ाक! वम्पायर की नकाब को बांधे रखने वाली रस्सी खुल गई। वम्पायर गुर्रा कर ध्रुव की तरफ पलटा और ध्रुव को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। चंडिका, तुम हो वम्पायर? मेरी मरीज चंडिका ही वम्पायर है। इससे पहले कि आश्चर्य से जड़ हो गया ध्रुव कुछ समझ पाता, चंडिका लपकी और उसके लंबे दांत ध्रुव के गर्दन में आ धंसे। ये क्या? वम्पायर चंडिका ने तुम्हारा खून चख लिया है ध्रुव, यानी अब तुम भी वम्पायर बन जाओगे। ध्रुव के कुछ जवाब दे पाने से पहले ही चंडिका का शरीर एक तेज कपकपाहट के साथ जमीन पर आ गिरा। और साथ ही साथ हवा में एक वहसी गुर्राहट उभरी, भुर्रा भुर्रा भुर्रा। टिमोटी भी वम्पायर बन गया। वम्पायर भुर्रा भुर्रा बना टिमोटी चंडिका की तरफ लपका। तड़ाक! लेकिन ध्रुव ने उसे बीच में ही रोक लिया। मैं तुझे चंडिका को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। जल्दी मुझ में भी बदलाव शुरू हो जाएगा और उसके बाद मैं शायद अपने काबू में ना रहूं। लेकिन इससे पहले ही मैं तुझे रोक कर ताड़। ध्रुव के वार पिछली बार की तरह ही बेकार साबित हो रहे थे। उसकी गर्दन भुर्रा के शिकंजे में फंस चुकी थी। उसका दिमाग चीख उठा, लोरी, और उसकी मुट्ठी में मिट्टी भर गई। इंसान हो या इंसानी खून पीने वाले वम्पायर, आंखें हमेशा शरीर का सबसे कोमल अंग होते हैं। शिकंजा ढीला पड़ते ही ध्रुव ने भूरा की तरफ उछाल फेंका। खचाक! भूरा एक लंबी और नुकीली चट्टान पर पेट के बल गिरा। डॉक्टरी विज्ञान के अनुसार उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन तंत्र विज्ञान कुछ और ही कहता था। भुर्रा! ध्रुव के बदन से एक चट्टानी घुसा आ टकराया। धाड़! लेकिन इससे पहले कि भुर्रा ध्रुव को कुछ और नुकसान पहुंचा सकता था, वो खुद उछलकर दूर जा गिरा। तड़ाक! लोरी घटनास्थल पर आ चुकी थी। वम्पायरों को इस लहसुन की माला से बांधा जा सकता है ध्रुव, पर इसको खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ये नुकीली लकड़ी इसके दिल के आर पार कर दी जाए। अब ये इंसान नहीं रहा, इसलिए इसको खत्म करने की मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। भुर्रा के आगे बढ़े हाथ को छकाता हुआ लकड़ी का नुकीला सिर उसके दिल वाली जगह पर गहराई से जा धंसा। खचाक! लेकिन भुर्रा फिर भी खड़ा रहा। तुम्हारा सोचना गलत है लोरी, इसको मंत्रित रस्सी से बांधने की कोशिश करो। मेरी जानकारी सही है ध्रुव, मेरे ख्याल से वैम्पायर का दिल सीने में ना होकर कहीं और है। तुम इसको मंत्रित रस्सी से बांधो, मैं इसके दिल का पता लगाता हूँ। लोरी के सधे हाथों का फंदा भुर्रा के गले में जा फंसा। भुर्रा! लेकिन भुर्रा का तड़पना जारी रहा। रुको ध्रुव, मैं इसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता हूँ, उसके बाद आराम से इसके दिल वाली जगह का पता लगा लेंगे। ध्रुव के रोक पाने से पहले ही डॉक्टर सटन आगे बढ़े और एक पत्थर से उनका पैर टकरा गया। फंदा टूट गया और लोरी पर कुछ देर के लिए बेहोशी छा गई। धड़ाक! और भुर्रा आजाद हो गया। ध्रुव के हाथ से लकड़ी का लंबा खूंटा दूर जा गिरा और भुर्रा ध्रुव और लोरी को भूलकर चंडिका की तरफ बढ़ा। उसने बेहोश चंडिका को हवा में उठा लिया। एक हल्के से झटके से ही चंडिका की गर्दन का टूट जाना निश्चित था और ध्रुव के पास खूंटे को ढूंढने के लिए वक्त नहीं था। धाड़! सबसे पहले इसके दिल का पता लगाना होगा और उसके लिए मुझे दूसरा तरीका अपनाना होगा, वहशियत भरा तरीका। ध्रुव पागलों की तरह भुर्रा पर टूट पड़ा। क्या ध्रुव पर चंडिका के काटने का असर हो रहा था या उसका मकसद कुछ और था? धड़ धड़ धड़!
मेरे हर वार के साथ इसके दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही है और इसके शरीर के पास रहने से मुझे धड़कन के जरिए इसके दिल की जगह का पता लग सकता मिल गया। इसके दिल इसके पेट के दाईं तरफ आ धम। लेकिन ये जानकारी ध्रुव के काम नहीं आ सकी। भुर्रा ने उसको दबोच लिया था। ध्रुव की सांस घुटने लगी थी। बेचैनी में उसने अपना हाथ जमीन पर पटका और उसके हाथ में उसकी किस्मत आ गई। लकड़ी का खूंटा चट्टानों के बीच में छुपा हुआ था। एक ही झटके में ध्रुव ने लकड़ी का नुकीला सिरा पेट के आर पार कर दिया। भुर्रा! और एक ही चीख के साथ भुर्रा का शरीर लकड़ी के खूंटे से निकली आग की लपटों में घिर गया। कुछ ही पलों बाद राख के अलावा वहां पर कुछ नहीं था। कुछ ही पलों बाद राख के अलावा वहां पर कुछ नहीं था। आश्चर्य मत करो ध्रुव, वैम्पायरों का अंत ऐसे ही होता है। मुझे आश्चर्य दूसरी बात का है लोरी, और वो ये कि वैम्पायर बनी चंडिका के काटने के बाद भी मैं वैम्पायर क्यों नहीं बना। चंडिका की हालत के बारे में जानकर सब सन्नाटे में आ गए। डॉक्टर सटन और ध्रुव की बात पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। अगर ये सब सच है तो इसको खत्म कर देना ही उचित होगा, क्योंकि इस हालत का कोई इलाज नहीं है। हाँ, वरना इसमें कोई भी वैम्पायर बन सकता है, लेकिन मैं तो वैम्पायर नहीं बना। इसके दांत तुम्हारे खून नहीं पी पाए होंगे ध्रुव, वरना तुम भी नहीं बचते। इसको जिंदा छोड़ने का मतलब होगा कई जानों को खतरे में डालना। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर सटन। अगर आज शाम तक इसकी हालत में कोई बदलाव नहीं आया तो हम इसे खत्म कर देंगे। लेकिन लोरी को कहीं पर कुछ गड़बड़ लग रही थी। चंडिका इस गुफा में घुसने के बाद ही वैम्पायर बनी थी, लेकिन उसके बाद तो इसमें डॉक्टर सटन के आदमी भी घुसे थे। उनको कुछ क्यों नहीं हुआ? जवाब पाने के लिए मुझे गुफा के अंदर जाना पड़ेगा, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। लोरी जो गुफा में घुसी तो शाम तक बाहर नहीं आई। सूरज डूब रहा है डॉक्टर सटन, चंडिका को खत्म कर दें, वरना रात होते ही ये फिर उठ खड़ी होगी। इस नुकीली लकड़ी से इसका दिल भेद कर इसे मारा जा सकता है। इस पाप के लिए ईश्वर मुझे माफ कर दे। लकड़ी का नुकीला सिरा नीचे गिरने से पहले ही डॉक्टर सटन के हाथ से दूर जा गिरा। नहीं, शैतान चंडिका नहीं, तुम हो डॉक्टर सटन, या तुम्हारा कोई और नाम है। तो तुम मेरा रहस्य जान गई है। अब तू नहीं बचेगी, इस शहर का कोई इंसान नहीं बचेगा। अब सब बनेंगे वैम्पायर। ये सब क्या हो रहा है लोरी? तड़ाक! बताती हूँ, लेकिन उससे पहले इसे पकड़ना जरूरी है। आओ ध्रुव। पर लोरी और ध्रुव के पहुंचने तक डॉक्टर सटन तैयार हो चुका था। मेरे वैम्पायरों का सबसे पहला शिकार तुम दोनों बनोगे, और फिर ये पूरा शहर। तेरे हवाई किलों को तोड़ने का उपाय मैं लेकर आई हूँ शैतान। इस गोले में गुफा की पॉजिटिव एनर्जी भरी हुई है, और ये एनर्जी तुम लोगों को खाक में मिला देगी। गोला जमीन पर गिरते ही रोशनी का एक तेज झमाका हुआ, और उस चमक के साथ ही गायब हो गए डॉक्टर सटन और उसके वैम्पायर। लोरी, ये सब कहाँ गए? इनका अंत हो गया ध्रुव। ये असली डॉक्टर सटन नहीं था, बल्कि उनके रूप में वैम्पायरों की टोली का मुखिया था। असली डॉक्टर सटन को इन लोगों ने शायद कहीं कैद कर रखा है या मार डाला है। ओह, पर ये यहाँ पर क्यों आए थे? दरअसल परमाणु विस्फोट के कारण गुफा के अंदर एक दूसरी दुनिया का द्वार खुल गया था। ऐसी दुनिया जिसमें पॉजिटिव एनर्जी वाले वैम्पायर रहते हैं, यानी अच्छे भूत। हाँ, ऐसा ही समझ लो। जब चंडिका गुफा में घुसी तो उसका मकसद जानने के लिए एक अच्छे वैम्पायर ने उसके शरीर पर कब्जा कर दिया। चंडिका के पोशाक और मास्क इसलिए नहीं उतर रहे थे क्योंकि वैम्पायर ने उस पर उसी रूप में कब्जा किया था। इस दुनिया का द्वार खुलते ही नेगेटिव एनर्जी वाले यानी बुरे वैम्पायरों को भी इस द्वार के खुलने की भनक लग गई थी। गुफा को रेडियो एक्टिविटी से मुक्त कराने की आड़ में वे इन अच्छे वैम्पायरों को या तो मार रहे थे या कैद कर रहे थे, क्योंकि ये अच्छे आत्माएं उनके लिए बुरे इरादों के लिए खतरनाक थी। क्योंकि ये अच्छी आत्माएं उनके बुरे इरादों के लिए खतरनाक थी। इस बीच जोजो के वैम्पायर बनने से डॉक्टर सटन समझ गया कि एक वैम्पायर गुफा से निकल भागा है।
वो जानना चाहता था कि वो वैम्पायर कौन है ताकि उसको नष्ट किया जा सके। और इसी बीच चंडिका अच्छे वैम्पायरों के रूप में बुरे वैम्पायरों को उनके असली रूप में ला रही थी। क्योंकि तुम वैम्पायर नहीं थे इसलिए तुम पर उसके काटने का कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टर सटन पर मेरा शक करने का एक ही कारण ये भी था कि चंडिका सिर्फ डॉक्टर सटन के आदमियों पर ही हमला कर रही थी। एक बात और, गुफा के अंदर एक जासूस की लाश भी पड़ी है और लाश के पास ही परमाणु यंत्र के नक्शे तथा एक डायरी भी पड़ी है। ओह, ये चीजें उसने गुफा में छुपा कर ही रखी होगी। लेकिन वो मरा कैसे? गुफा के पॉजिटिव वैम्पायरों ने उसे खत्म कर दिया था। वे किसी बुरी आत्मा को नहीं छोड़ते। लेकिन अब चंडिका का क्या होगा? क्या वो ठीक नहीं हो सकती? चंडिका तो ठीक तो हो भी गई होगी ध्रुव, वैम्पायर उसका शरीर छोड़ चुका होगा। बुरे वैम्पायर के खत्म होते ही अच्छे वैम्पायरों का काम भी खत्म हो गया है। वे लोग वो द्वार भी बंद कर रहे हैं। ध्रुव, ये सब क्या हो रहा है? चंडिका अपने आप ठीक कैसे हो गई? ओह जनरल साहब, पापा और चंडिका, आपको लोरी सब समझा देगी। लोरी, जरा इनको। अरे लोरी कहाँ गई? कौन थी वो लड़की? मैं सब समझाता हूँ पापा, सिर्फ लोरी और किले वाली बात नहीं बताऊंगा। अगर वो अपना रहस्य किसी को नहीं बताना चाहती तो मैं भी उसका साथ ही दूंगा। और फिर सारा काम निपट गया। राजस्थान जाने की परमिशन, राजनगर जाने की परमिशन भी मिल गई। पर ये श्वेता अभी तक गायब। पापा, श्वेता तू कहाँ चली गई थी? मैं कितना परेशान था। अरे भैया, तुम यहाँ पर क्यों आए? जरूर मेरी चुगली करने आए हो। इसकी खूब पिटाई करो पापा। पिटाई क्यों? मैं तो उसी शाम वापस आ रही थी, पर पहरे पर कई नए सिपाही खड़े थे। बोले कि नाकेबंदी है, कोई अंदर नहीं जा सकता। ये बात तो सच है। फिर तू अंदर कैसे आई? मैं 2 दिन तक सिपाहियों का कान खाती रही। बहरे हो जाने के डर से उन लोगों ने मुझे अंदर आने दिया। झूठ, फिर सफेद झूठ। अरे झूठे होंगे तुम। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं किसी से डरती हूँ क्या? ओहो, झगड़ना बंद करो और सामान पैक करो। हम लोग वापस राजनगर चल रहे हैं। ठीक है, बाकी का झगड़ा राजनगर में होगा। मैंने कहाँ पर झगड़ा छोड़ा था? हाँ, मैं किसी से डरती हूँ क्या? सिपाही सच में बहरा हो गया होगा। लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहना चाहिए। इसलिए अब हम कहानी करते हैं यहीं पर समाप्त। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलिए इसके एडवर्टाइजिंग को देख लेते हैं। शाबाश ब्लैक कैट, खत्म कर दो ध्रुव को और उसके बाद मेरी जानी दुश्मन सुप्रीमा को। सपने देखना छोड़ दे रोबो, मेरा गुलाम ध्रुव पहले ब्लैक कैट को खत्म करेगा और फिर तुझे। इस खेल में जीतेगी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीमा। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक सुप्रीमा में। तब तक के लिए बाय।